नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में आज हम बात कर लेते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में जो एक धमाका हुआ है। मुख्य बात तो ये है कि ये धमाके की शुरुआत पहले हो गई थी। ये साहसी लोग हैं और इन साहसी लोगों ने कार्य शुरू किया इसरो में। और पवन कुमार चंदना आईआईटी खड़गपुर और नागा भारत टेका आईआईटी मद्रास के छात्र रहे और ये इसरो में अपना कार्य करने आए। तो पवन चंदना अपने बताते हैं कि मैंने यही सोचा था कि यही मैं करूँगा और मुझे इसरो में आके बहुत अच्छा लगा और उसी काम में मैं जुट गया। और ये बहुत ही प्रिसीजन काम है। एक रॉकेट को छोड़ना, कितनी स्टेज का रॉकेट है, कहाँ जाएगा, क्या काम करेगा, एक छोटे से किसी बोल्ट की भी गलती रह जाए तो सारा का सारा प्रोजेक्ट ध्वस्त हो सकता है। जैसा कि पहले भी हमने कई बार देखा है, नासा के प्रोग्राम में भी देखा है और भारत के प्रोग्राम में भी देखा है। तो ये एक जो बात चल रही है कि इतने सारे लोग इसरो से चले गए, तो उसका मूल कारण तो ये है कि भारत के अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन और अंतरिक्ष के जो वैज्ञानिक क्षेत्र है उसमें जो कमर्शियल एंटरप्राइज हैं, पहले सिर्फ एक ही था आज से 10-12 साल पहले, अब 400 से अधिक हैं। और अभी भारत में जो भी अंतरिक्ष का काम हो रहा है वो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसका 2% है, यानी कि 70,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और ये चांदना और डेका की जो कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, इसकी वैल्यूएशन 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। यानी कि इतना इन्होंने अद्भुत काम किया है। तो ये सीखा तो इन्होंने इसरो से है और फिर वहाँ से आज ये 1000 जो टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, उसकी टीम को लीड कर रहे हैं। और इसरो ने भी और भारत सरकार ने भी अपने नियमों में ढील दी कि इसरो का जो लॉन्च पैड है उसको दूसरे जो स्पेस में रॉकेट छोड़ना चाहते हैं उनको भी वो दे सकते हैं। तो एक मिला जुला जो कार्य है, पब्लिक सेक्टर के बड़े जो यूनिट हैं, जितने भी हैं, जो प्राइमरी जो नोडल एजेंसीज हैं, एक तरह से देख लीजिए, लेकिन उस नोडल एजेंसी के अकेले काम नहीं करती हैं। अब ये स्काई रूट जैसी असंख्य कंपनियों के साथ में काम करती हैं। कुछ पूरे के पूरे सिस्टम बनाते हैं, कुछ पुर्जे बनाते हैं, जो भी प्रोजेक्ट रहता है। तो इस तरह के काम जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जो बड़ी कंपनियां हैं हमेशा ही सब कॉन्ट्रैक्ट करके करती हैं। तो इसके अंदर ये जो एक अमूलचूल परिवर्तन आया है, उस अमूलचूल परिवर्तन की कई लोग कई विभिन्न कारणों से उसकी गलत मीमांसा कर रहे हैं और उसके ऊपर कई तरह के लांछन लगवा रहे हैं। कुछ लोगों की चिंता ये भी है कि इससे इसरो की शक्ति में कमी आएगी। इसरो की शक्ति में कमी इससे नहीं आने वाली। सभी लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते और क्योंकि ये एक अलग तरह की प्रतिभा है, एक जोखिम लेने की हिम्मत है जो सब लोगों में नहीं होती है। तो जो लोग इसरो के बड़े धरातल पे काम कर रहे हैं और वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते, तो ये उनकी मर्जी, उनकी इच्छा है, लेकिन महत्वपूर्ण काम तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन जो एक उद्यमी होता है उसमें एक छटपटाहट होती है कि वो जो उसके आसपास के लोग और उसके बॉस वगैरह जो देख रहे होते हैं, उसके ऊपर के अधिकारी देख रहे होते हैं, उससे वो आगे जाके देख रहा है। और फिर जिस तरह से पूरा का पूरा ग्लोबलाइजेशन होता रहा है, हो रहा है, कई मामलों में ग्लोबलाइजेशन की बड़ी भर्त्सना भी की जाती है, उसके कारण अनेक हैं। लेकिन यहाँ पे भारत एक विशिष्ट स्थान लेकर के स्थापित हुआ है। निश्चय ही उसके अंदर भारत की सरकार की जो बजटरी एलोकेशन है, जो कि 2012-13 के अंदर करीब 4,800 करोड़ थे, वो कोविड के समय थोड़े कम हुए, लेकिन अभी फिर करीब 13,500 करोड़ के आसपास है। यानी कि करीब करीब आप समझ लीजिए 2.5 गुने से अधिक ये 12-13 साल में जो कुछ हुआ है।
तो उसकी ये परिणति है। और फिर दुनिया जो है, स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया है, उसका जो बाजार है वो बदल रहा है। कुछ लोगों को बाजार से बड़ी दिक्कत है, लेकिन बाजार तो आपको जाना पड़ता है, बिना बाजार जाए बिना आपका काम नहीं चलता। लेकिन बाजार को गाली देने की एक भारत में दीर्घकालीन परंपरा है, इसको मैं बार बार दोहराता हूँ, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल रूप में पीछे रखने में ये बाजार के जो विरोधी हैं या कि तथाकथित समाजवादी वामपंथी किस्म के लोग हैं, जिनको वैल्यू एडिशन का वी मालूम नहीं है, जिनको उद्यमिता का ऊ मालूम नहीं है, और जो उद्यमी होता है उसकी जो रिस्क लेने की जो ताकत होती है, बड़े बड़े काम किए हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि पब्लिक सेक्टर ही काम कर रहे हैं। ये जो रिलायंस की जो जामनगर में रिफाइनरी है, ये कोई छोटा मोटा काम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और बड़ी जटिल किस्म की रिफाइनरी है। ये किसने स्थापित की है? ये तो अंबानी समूह ने स्थापित की है, जिसके पुरखे कभी अदन में तेल, पेट्रोल पंप पे तेल दिया करते थे, गाड़ी में तेल डाला करते थे। यानी कि आगे जाके उन्होंने क्या किया उसकी परिणति हम देख रहे हैं। और भारत में जो इतनी आसानी से और इतनी सुविधा से जो इंटरनेट उपलब्ध है, डिजिटलाइजेशन का स्प्रेड हो चुका है, जो कि दुनिया के लिए एक विस्मय का कारण है, तो उसके अंदर क्या रिलायंस की और मुकेश अंबानी की भूमिका को कम करके माना जा सकता है? कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन पब्लिक सेक्टर की जो VSNL है और इस तरह की संस्थाएं हैं, वो काम नहीं कर सकी। वो जो है छलांग मार करके एक बड़ी प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं जा सकी तकनीकी क्षेत्र में, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर यानी कि रिलायंस ग्रुप को वो कुछ दिख रहा था। तो आज जो भी कुछ हो रहा है इंटरनेट पे, हम बड़े आसानी से बहुत सारी चीज़ों को देख समझ रहे हैं। गांव, ढाणी और पंचायत तक में इंटरनेट पहुंच चुका है। उसके और जो दूसरे फायदे हैं, डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफ़र वगैरह, वो तो अलग क्षेत्र है। तो इसी प्रकार से ये परिवर्तन जो भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में हुआ है, उसका एक वृहद किस्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, हो रहा है। यानी कि ये जो इसरो से काम करके, जो सीख समझ करके जो नौजवान इंजीनियर्स निकल के अपने काम शुरू कर रहे हैं, पवन चांदना और भरत डेका जैसे, और उनको सपोर्ट भी मिला है जो महिंद्रा के जो फंडर है उनकी तरफ से, मुकेश बंसल की तरफ से। तो एक मिला जुला उद्यमियों का प्रयास है और बाजार सामने है। और सरकार भी, क्योंकि कई मामलों में तो वामपंथी और समाजवादी नियमों से अभिभूत है, उसमें जकड़न में है। ये एक भारत की विशिष्ट किस्म की व्याधि है जिसको छोड़ने में अभी भी समय लग रहा है। चीन तो 70 के दशक में, 68 में ही, 1978 में ही छोड़ चुका, लेकिन आज तक ये समाजवाद और साम्यवाद का सांप इस देश के गले में, विचारकों गले में पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी उससे आगे जाते हुए इस स्पेस क्षेत्र को और इसरो की जो लॉन्च फैसिलिटी है उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। वो खोला भी तब गया जब ये सामने समझ में आ गया कि इस तरह के उद्यमी हैं जो कि रॉकेट बना रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को स्थापित, स्काई रूट कंपनी ने अपने आप को पहले से ही स्थापित कर लिया था और इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इस क्षेत्र के जो दादा लोग हैं जिन्होंने आरंभ में इन संयंत्रों की, इन संस्थानों की स्थापना की है, विक्रम साराभाई और आगे जाके अब्दुल कलाम वगैरह, तो उन सब की स्मृति में ये प्रोजेक्ट हैं। चाहे विक्रम नाम का हो या कलाम सीरीज के इंजन हो, तो ये नई टेक्नोलॉजी, नई संभावनाओं और उद्यमिता का एक मेलजोल है। उसकी ट्रेनिंग स्थली, उसकी निर्माण स्थली, उसकी एक बेस निश्चय ही इसरो में रहेगा और इसी तरह से HAL में भी रहेगा, इसी तरह से रिलायंस में भी रहेगा और इसी तरह से दूसरे अडानी समूह में भी रहेगा जिसको रोज गाली पड़ती है। तो ये एक बदली हुई परिस्थिति में निश्चय ही कुछ लोग, हमेशा से 60-70 लोग, बड़ा लंबा चौड़ा समूह है इसरो का, उसमें से निकलते रहे हैं और अब कुछ अधिक हो गए हैं। तो वो कहीं
अगर बाहर जा रहे हैं तो भी कुछ नया काम करेंगे, भारत का ही नाम करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करके लाएंगे या कोई और टेक्नोलॉजी नई सीखेंगे, लेकिन ये अधिकतर लोग भारत में ही काम कर रहे हैं। अब जैसे स्काई रूट है, उसमें 1000 टेक्नीशियंस यानी 2 या 3 लोगों को मान लें हम, पवन चांदना, भरत डेका, और उनके फाइनेंशियल सपोर्टर जो हैं वो मुकेश बंसल, जो मंत्रा आदि के कंपनी की स्थापना में जिनका मुख्य रोल रहा है, और भी कई कंपनियों में रहा है। तो ये 3 लोगों ने एक ऐसी संस्था की स्थापना की है जिसके अंदर 1000 टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स और मैनेजर्स और वर्कर्स इसमें काम कर रहे हैं, और बहुत ही जटिल और उच्च कोटि का यह कार्य है। लेकिन एक अफवाह जैसे भारत के बहुत सारे लोग उड़ाते हैं कि ये हो गया, तो इसरो में से चांदना जैसे और डेका जैसे निकल करके बाहर जा करके स्काई रूट जैसी कंपनियां आगे भी, और इनके यहाँ से कि स्काई रूट से भी कुछ 4-5 साल में सीख करके कुछ लोग इनसे भी अलग जाएंगे, शायद उनको स्काई रूट ही काम दे दे या उनको दूसरी जगह से काम मिलेगा, इसरो से भी काम मिलेगा, क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा का जमाना है। और आगे आने वाले समय में अभी जो 70,000 करोड़ का जो मार्केट है, बाजार है, बाजार को गाली पड़ती है, वो 10-15 गुना बढ़ने वाला है। तो भारत के हिस्से में भी और इसरो के हिस्से में भी, और इसरो से निकल करके होने वाली जो असंख्य 400 कंपनियां हैं, उनके सामने ये एक रोड मैप है जिसके लिए वो तैयारी अपनी कर रहे हैं, जिसको कार्यक्षेत्र में कर रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात नहीं है, ये हर्ष और खुशी की बात है, और इसको प्रधानमंत्री ने भी रेखांकित किया है। और सारे नौजवानों को, जिनकी एवरेज एज 28 साल है, इस रॉकेट विक्रम एस के जो लॉन्च में लगे हुए थे, उससे पहले भी उनके प्रोजेक्ट हैं, तो उनको बधाई दी है। तो ये एक नया भारत है, और इसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्पेस जैसी जटिल जो क्षेत्र है उसमें इतने सारे नए काम हो रहे हैं, इतने सारे नए साहसी और निपुण उद्यमी जा कर के अपने नए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और हजारों लोगों को काम दे रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है। लेकिन इसमें कुछ रूढ़िवादी सोच के लोग कुछ अलग तरह से भी सोच सकते हैं, वो उनको अपने सोचने की स्वतंत्रता है। लेकिन एक जो विशुद्ध किस्म का विशाला प्रचार जो है, उस प्रचार का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर भारत अंतरिक्ष जैसे जटिल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और पिछले 12-13 साल में बजट 2.5 गुना से अधिक बढ़ चुका है, और उसमें नए नए नौजवान आ रहे हैं, 400 से अधिक कंपनियां खुल रही हैं, पूरा विश्व का बाजार भारत के इन उद्यमियों के और इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के सामने है, तो ये एक खुशी की बात है। तो हम स्काई रूट को, उसके संस्थापकों को बधाई देते हैं, और आगे भी इस तरह के जो साहसी उद्यमी हैं, जो कि निपुण लोग हैं, उनके बारे में बातचीत करते रहेंगे। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।